मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक बहुत अच्छा ऑफर मिलता है और वो उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब वो अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और आकर कहता है कि मैडम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी। वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, चाय पीते हो या फिर कॉफ़ी पीते हो, या जो चीज़ तुम अच्छी बनाते हो वो मेरे लिए तुम लेकर आओ। फिर वो कहता है कि मैडम, आपको जो पसंद है वो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से बना करके लेकर आऊँ। फिर वो कहती है कि चाय लेकर के आना, लेकिन थोड़ा कड़क लेकर के आना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। वो चपरासी जाता है, कुछ देर बाद जब चाय लेकर के आता है मैडम को देता है, और मैडम जब चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, जैसे ही उसका नंबर आने वाला था, चाय खत्म होती है और वो बैठे बैठे उसी चेयर पर सो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता। कई घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12 से 15 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है, और जब होश आता है तो वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जब खुल रही थी तो देख रही थी कि सामने एक बुजुर्ग का व्यक्ति है। उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध कर सके। उसके जुबान में इतनी जान नहीं बची थी क्योंकि वो आवाज़ निकाल सके, क्योंकि उसके चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिलाकर दी हुई थी जिससे उसके शरीर की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक और व्यक्ति आता है, वो आता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है। इस तरीके से लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था। 15 लोगों तक तो उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद उसने गिनती करना भी भूल जाती है, बंद कर देती है। जब उसे पूरी तरीके से होश आता है तब वो पानी मांगती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। खाना मांगती है, खाना भी नहीं मिलता। वो कहती है कि कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी उसे नहीं मिलते हैं उसे तो सिर्फ मार मिलती है। जब उसे मारा जाता है, पीटा जाता है बेवजह, जब भी वो मुंह खोलती थी तो उसी बात पे उसको पीटते थे। अब यहाँ से निकलने की उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन 24 घंटे किसी न किसी की उस पर नज़र रहती थी। जब वो यहाँ से बाहर जाती है तो इस बात की गूंज पूरे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि उसे लगने वाले जितने भी प्रदेश होते हैं वहाँ तक इसकी बात पहुँच जाती है। यही नहीं, जिस प्रदेश की वो लड़की होती है उस प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मजबूरी का इस तरीके से फ़ायदा उठाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक थाना लगता है कमला मार्केट, और इसी कमला मार्केट का एक इलाका है जीबी रोड, और इसी का एक कोठा होता है, कोठा नंबर 68 नंबर। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकल करके अपने आवास की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रह रहा था। वो वहाँ से एक फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर कहता है कि हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम रानी के भाई बात कर रहे हो? वो लड़का कहता है कि हाँ मैं ठीक है, रानी का भाई बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? तो कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारे बहन ने ये मैसेज भेजा है। वो पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो? तो वो कह रहा था कि मैं लगभग 3-4 बार से उनसे मिल करके आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो व्यक्ति इतना कहने के बाद अपना फ़ोन काट देता है। उसने फ़ोन किया था अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में, और जैसे ही वो लड़का अपनी बहन के बारे में बातें सुन रहा था, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए वो अपने माँ बाप के पास पहुँचता है और कहता है कि बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने की अनुमति दे दीजिए।
वो लड़का सीधा यहाँ से दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद जिस नंबर से फ़ोन किया गया था उसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझसे आप मुलाकात कर लीजिए। करोल बाग में रहने वाला वो व्यक्ति उसे अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाने के बाद उससे जब बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति जो फ़ोन किया था वो कलकत्ते का ही रहने वाला था और जो भाई अभी आया है वो भी कलकत्ता का ही रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से सीधा बातचीत करते हैं और बातचीत क्योंकि उन्हें अच्छे से बांग्ला भाषा जो आती थी, बातचीत करने के बाद वो कहते हैं कि जो भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ के उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत देर तक सोचता रहता है। सोचने के बाद विचार करता है कि मुझे ही कुछ करना होगा। अब यहाँ से वह सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। 68 में जाने के बाद वहाँ पर जो लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, जो सिर्फ वेश्यावृत्ति का काम करती थी, जो धंधा करती थी, उन लड़कियों के पास जाने से पहले उसे एक मैनेजर के पास जाना होता है और मैनेजर से जाकर कहता है कि मुझे किसी से मिलना है, मुलाकात करनी है, मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है। क्योंकि जो सोचकर वो आया था, यहाँ अगर वो अपने मन की सारी बात बता देता तो शायद बहन को भी खतरा होता और उसके लिए भी खतरा होता। एक एक करके लड़कियाँ लाई जा रही थी, लेकिन हर लड़की तो वो लगातार रिजेक्ट कर रहा था। जब रिजेक्ट कर रहा था तभी उस महिला ने कहा कि जो एक नई लड़की है, अभी 2-2.5 महीने पहले जो आई है रानी, उससे मुलाकात करा दो। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है, वो लड़की तो पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगी तो उसके बाद मुलाकात हो सकती है। तो फिर वो लड़का कहता है कि अगर ऐसे ही बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो बैठकर इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ की जो मैनेजर होती है वो कहती है कि उसके ज़्यादा रेट लगेंगे, इसीलिए अगर उसका इंतज़ार करना है तो तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर वो कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं उसी का इंतज़ार करूँगा, जब वो खाली होगी तो मैं उसे मिलूँगा। उसका दरवाज़ा खुलता है और एक ग्राहक बाहर निकलता है और बहन जब बाहर निकल के आती है और बहन और भाई की जो आपस में आमना सामना जब होता है तो बहन उसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आंखों ही आंखों में शर्माने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहन करे तो क्या करे, भाई करे तो क्या करे। भाई ने तुरंत उसे देखते ही कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में वापस चली जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो लड़का उसके साथ ही अंदर चला जाता है। बहन और भाई जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से गले लगकर जब रो रहे थे तो फूट फूट कर ये आवाज़ बाहर तक न जाए, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया था, ताकि ये आवाज़ अगर बाहर चली गई तो शायद उनके लिए खतरा हो सकता है। वही एक निर्धारित समय सीमा जो होती है कोठे पर अंदर जाने की, उस समय सीमा से वो ज़्यादा देर तक रुकने लगता है। तभी दरवाज़ा बाहर से खटखटाया जाता है कि तुम यदि बाहर नहीं निकले तो सही नहीं होगा, बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि क्या बात है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो समय सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है, अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय और लिया तो तुम्हारा फिर डबल चार्ज लग जाएगा, यानी कि जितने रुपए तुमने दिए हैं उससे तुम्हें ज़्यादा देने पड़ेंगे। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं इससे ज़्यादा रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ वक्त और बिताना है। बहन अपनी कहानी सुनाना जब शुरू करती है तो भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है। दरअसल वो बताती है कि कलकत्ता की मल्टीनेशनल कंपनी में जब वो काम कर रही थी, उसी कंपनी में उसकी जो एक दोस्त बनती है ज्योत्सना, और जब ज्योत्सना से वो दोस्ती कर बैठती है तो ज्योत्सना उसके सामने आकर एक दिन रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, आज मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग मुझे उस नौकरी के लिए जाने नहीं देना चाहते। आखिरकार करूं तो क्या करूं। रानी जब उसकी बात सुन रही थी तो वो कह रही थी कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। तो वो बता रही थी कि लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफ़र आया है उसमें लगभग 1 लाख रुपए तो शुरुआत है
और जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ने लगेंगे। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो ज्योत्सना की बात सुनने के बाद उसे लगा कि क्या वहाँ नौकरी मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी कम पैसे मिल रहे थे। तभी ज्योत्सना ने कहा कि ठीक है, इस ऑफर को तुम प्राप्त कर लो और मैं कभी फिर और देख लूँगी, परिवार को मनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जब जब वो घर से खाना लेकर के आती थी तो साथ खाती थी। कुछ चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो या बाहर घूमना हो तो ज्योत्सना और रानी दोनों एक साथ ही रहते थे। तभी वो जो दिल्ली की नौकरी का ऑफ़र था, उस दिल्ली की नौकरी के ऑफ़र के लिए उसने कहा कि 10 जून 2019 को दिल्ली के फला जगह पर इंटरव्यू है और इसके लिए जो रमज़ान है, रमज़ान तुम्हें दिल्ली लेकर के जाएगा, तुम उसके साथ चली जाना। जब वो दिल्ली जाती है तब वहाँ जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद वो पहली बार इस कोठे पर आती है और उसको ये जानकारी नहीं थी कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। 10 जून को वो उसी रात लगभग 11 जून से उसकी शुरुआत होती है। उसके पहले दिन 15-20 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है और हर दिन क्योंकि सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, इसीलिए ज़्यादातर ग्राहक जो है उसको देखते थे तो उसी की ही डिमांड किया करते थे और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ से कैसे निकले। जब वो खाना मांगती थी तो उसकी पिटाई होती थी, साथ ही जब उसे होश आता था तो और वो चिल्लाने की कोशिश करती थी, चीखने की कोशिश करती थी, तो उसे नशा देकर, कोई ऐसा इंजेक्शन देकर उसको उत्तेजित जाया करता था ताकि वो उत्तेजित हो और वो शारीरिक उत्तेजन मचाने के लिए उत्तेजित हो, ना कि शोर मचाने के लिए। अभी लगातार सिलसिला चलता रहता है। उस पर लोगों की नज़र थी, उस पर कोठों वाले की नज़र थी, क्योंकि कहीं वो यहाँ से भाग न जाए, क्योंकि वही एक ऐसी लड़की थी जो कोठे से बाहर जाने की उसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पश्चिमी बंगाल का ही रहने वाला था। उसके बाद उससे फिर बातचीत करता है और रानी ने उसको और ग्राहकों से कहीं ज़्यादा उसको तवज्जो दी, ज़्यादा उसे बातचीत करनी शुरू की। इसमें उस ग्राहक की आदत बन जाती है, जब भी उसे मौका मिल रहा था तभी वो उसके पास आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब 3-4 बार लगातार वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं तभी रानी ने उस व्यक्ति से डिमांड की कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो। और जैसे ही ये फ़ोन की बात कहती है तो वो कहता है कि मेरे भाई को, वो कहती है कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो तो मेरे निकलने का यहाँ से चांस बन जाएगा। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने अगर ऐसा कुछ किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे या फिर नुकसान पहुँचाएंगे, इसीलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तभी वो लड़की बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पकड़ती है और कहती है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसने जो वादा किया था उसने वादा निभा दिया। अब भाई ने पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर जाता है। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। यदि पुलिस इन लोगों से मिली हुई होगी तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, इसीलिए इसके लिए वो कलकत्ता से आए लड़के के लिए दिल्ली, वो शहर, मार्केट बिल्कुल एकदम नया था, बिल्कुल अनजान था। उसके यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। अगले दिन वो फिर ग्राहक बन करके जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रानी से ही मिलना है। रानी के पास जाता है और रानी से जाकर पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो एक नाम बताती है और कहती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ की एक अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद करें। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से जब पूरी जानकारी ली तो यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये लोग अक्सर इन कोठों पर आते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई न कोई कदम उठाते रहते हैं। उसने कहीं न कहीं किसी के मुंह से ये सुन लिया था कि स्वाति मालीवाल उसकी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ से वो सीधा निकल करके जाता है दिल्ली महिला आयोग में और वहाँ जाने के बाद उसको
एक DCAW यानी कि दिल्ली कमीशन फोर्स वुमेन्स उसकी एक सदस्य मिलती है, मेंबर मिलती है, जिसका नाम किरण नेगी होता है। किरण नेगी को वो लड़का अपनी बहन रानी की पूरी कहानी बयां करता है। रानी दरअसल काल्पनिक नाम है, असली नाम हम उसका ले नहीं सकते। जब किरण नेगी के पास जाता है तो जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसको एक अच्छा ऑफर दिया गया था कि तुम दिल्ली आओगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। इसीलिए जब वो यहाँ आती है तो उसको सीधा कोठे पर पहुँचा दिया जाता है। 2-2.5 महीने से लगातार उसका शोषण हो रहा है। उसके साथ न जाने कितने लोग गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं। तभी वो कहती है कि मैं अपने जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करती हूँ। तभी किरण नेगी ने स्वाति मालीवाल से बात की और स्वाति मालीवाल से कहा कि ऐसे ऐसे मामला है। जो भाई है मेरे पास बैठा हुआ है वो अपनी बहन से सीधा कोठे पर मिल करके आया है, उनसे बातचीत कर करके आया है, इसलिए इस बात में कोई छूट नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति मालीवाल ने पूरी कहानी सुनने के बाद सीधा वो DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मंजीत रंधावा को वो फ़ोन करती हैं और उनसे कहती हैं कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए। एक GV रोड पर कोठा है, वहाँ पर रेड डालनी है क्योंकि एक लड़की है जो कई महीनों से फंसी हुई है। उसके साथ काफ़ी समय से गंदा और घिनौना काम हो रहा है। उसे नौकरी के बहाने से कलकत्ता से दिल्ली बुलाया गया है। और ये मनदीप सिंह रंधावा ने जब पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं। और वो डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को। और 2019 को ये जो 9 अगस्त की जो डेट थी, तीसरी बार भी भाई ग्राहक बन के जाता है और उसे ये कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम उसी कोठे के अंदर रहोगे, अपने बहन के साथ रहोगे, ताकि हम जा कर के आसानी से उन्हें पकड़ सके, तुम दोनों को बचा सके। ठीक वैसे ही होता है। किरण नेगी, स्वाति मालीवाल, मलदीप सिंह रंधावा सहित कई ऑफिसर की टीम यहाँ पर जाती है और रेड डाली जाती है। रेड डालने के बाद उसी कोठे पर जब जाते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे थे तो दरवाज़ा खुलता है और दोनों बहन और भाई उस कोठे के अंदर मिल जाते हैं। और ये जब कहानी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो इसमें स्वाति मालीवाल ही नहीं बल्कि DCP मनदीप सिंह रंधावा और उसकी जो कार्यकर्ता होती है, महिला आयोग की सदस्य जो होती है किरण नेगी, जमकर तारीफ इन लोगों की होती है। वो व्यक्ति, वो लड़का जो था कलकत्ता का, वो अपनी बहन रानी को लेकर के अपने घर चला जाता है। और फिर पुलिस वालों के ही नहीं, महिला आयोग दिल्ली के भी जमकर तारीफ की गई थी। और ये मीडिया ने उस चीज़ को बहुत प्रमुखता से लिया कि एक भाई ने अपने बहन को GV रोड से किस खूबसूरती से निकाला कि उसको भी नुकसान नहीं हुआ और दूसरे लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ। साथ ही जब इस कमला मार्केट थाने में FIR दर्ज की जाती है, धारा 370, धारा 376, 1934 के तहत धारा दर्ज की जाती है, तो एक कोठे की जो मैनेजर होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी जो इस टीम में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने इस महिला को GV रोड के इस कोठे तक पहुंचाया था, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। ये FIR वहाँ भी दर्ज की गई थी क्योंकि ये लड़की जब अपने घर से ये कहकर निकली थी कि मुझे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिली है। 8 जून 2019 को वो निकली थी और 10 जून 2019 को वो जब उसका मोबाइल फ़ोन बंद आता है तो घर वालों ने उसके कलकत्ता के अंदर ही गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये सच्ची घटना सही लगी हो तो एक कमेंट कर दीजिए। और आप कहाँ से हो, कहाँ से कमेंट कर रहे हो, आपका शहर का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकूँ, ले सकूँ। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।